नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, बिहार डीएलएड में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 से लेकर 2025 में अलग अलग शिफ्टों में जो प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है, आज की इस लेक्चर में शामिल किया गया है उन्हीं प्रश्नों को, ताकि 2026 में जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें डायरेक्ट हूबहू प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन अभी कंप्लीट करवाएंगे। तो पूरा लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा और प्रॉपर नोट डाउन आपसे करते चलिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सिर्फ आप सभी। ठीक है, आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, आपसे बताइएगा कौन कौन कल का टेस्ट लगाए थे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। कल टेस्ट हम आपको 30 क्वेश्चन का दिए थे, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का था। जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और पूरा टेस्ट को लगा लीजिएगा जो नहीं लगाए हैं। देखिए, अगर मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये आपका रूस के संविधान से लिया गया था। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, इसीलिए इसे हम सभी मिनी संविधान भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। बात समझे। अच्छा, आपसे बताइएगा मौलिक कर्तव्य आपके पास कितना है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। मौलिक कर्तव्य क्या बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। मौलिक अधिकार देश आपके लिए रक्षा करता है, आपके हित के लिए काम करता है मौलिक अधिकार। ठीक है, वही मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको देश के प्रति क्या करना है ये बताता है। अगला है, हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। देखिए, हरित क्रांति की अगर बात किया जाए तो इसके जनक थे MS स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा। जबकि विश्व में बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉन्ग इसके जनक थे। बात समझे। और सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य जो था वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया था। बात समझे। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। और ऐसे डायरेक्ट खाद्यान्न की बात किया जाता है तो गेहूं, उसके बाद चावल हो जाएगा। मोटा अनाज के उत्पादन में कमी आ गया था। तो ऑप्शन में बी की तरफ यहाँ जा सकते हैं आप सभी। अगला है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, इसी के कारण से पृथ्वी पर दिन और रात देखने के लिए मिलता है आपको। जबकि पृथ्वी का परिक्रमण गति की बात किया जाए तो इससे आपका मौसम चेंज होता है, परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, कभी ग्रीष्म देखते होंगे, कभी शीत देखते होंगे, कभी शरद देखते होंगे, कभी वसंत देखते होंगे। ये सभी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, जबकि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। अच्छा, ये बताइए आपसे कि पृथ्वी किस ओर से घूमती है। क्या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है या पूर्व से पश्चिम की ओर, नीचे कमेंट करके बताइएगा। सहायक पोषी किसे कहते हैं। देखिए, सहायक पोषी कहा जाता है मृत जीवों पर जो निर्भर होता है उसी को कहा जाता है सहायक पोषी। तो मृत जीवों पर निर्भर जीव जो होते हैं उसी को हम सभी सहायक पोषी कहते हैं। क्या हरे पौधे सहायक पोषी है? नहीं, ये उत्पादक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था। देखिए, अगर पंचायती राज की दर्जा की बात किया जाए तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया था और सभी राज्य को कहा गया था कि पंचायती राज अपने अपने राज्य में लागू कीजिए, बट सभी राज्य नहीं किया था। मात्र राजस्थान का एक जिला था नागौर, जहां पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था और ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1992 में संशोधित किया गया था, बट लागू हुआ था 1993 में। बात समझिए आप सभी, बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के कितने अस्त्र हैं? 3 अस्त्र हैं। पहला जिला अस्त्र, ब्लॉक और ग्राम पंचायत हो जाएगा। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के लिए जो है कि हंटर आयोग की स्थापना भी किया गया था।
बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए हम आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दे आपको, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो जाए, रिजल्ट किसी भी तरह से हो जाए और सरकारी कॉलेज मिल जाए, ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो डीएलएड करने में। ठीक है, तो पूरा कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, पूरा कंटेंट आपको देने का कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट। बट अपना प्यार आपसे ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में से। ठीक है, ज़्यादा कुछ हम आप सभी से नहीं मांगते हैं। इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय से होता है, सभी को पता होगा। अच्छा, कल विक्र के बारे में बताए थे कि विक्र का क्या कार्य होता है, तो ये आपका रक्त को शुद्ध करता है। बात समझे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा, यकृत होगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी मानी जाती है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले था। मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ये 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन, बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो इससे पहले भी आपको क्वेश्चन ये वाला बताए थे, कितना था, 3/4 था, याद रखिएगा। यानी कि ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में 2 बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सभी। पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, 79% पानी है, 21% पर स्थल है, याद रखिएगा आप सभी। तो यानी कि 3/4 पर पानी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। देखिए पीने मात्र पानी की बात किया जाए तो 2.4% के अप्रॉक्स में पीने के लिए पानी है, या 2.2% भी ऑप्शन में रहता है, तो याद रखेंगे आप सभी। देखिए लोकसभा में इंग्लैंड को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अगर राज्यसभा की बात किया जाए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, या लॉर्ड्स भी इसको आप सभी कर सकते हैं। ध्यान देंगे आप सभी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था, तो तेलुगु भाषा कहाँ पे बोला जाता है, आंसर लगाइएगा आप सभी। तेलुगु तो या तेलंगाना बोला जाएगा या आंध्र प्रदेश बोला जाएगा, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश को ही भाषा आधार पर गठित किया गया था, यानी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अच्छा, अगर बात किया जाए आप सभी को कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो लागू किया था, ये कौन राज्य था, तो ये आपका दूसरा राज्य बना था। पहला राज्य राजस्थान था जो कि नागौर जिले में 1959 में लागू हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद फिर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है जो पंचायती राज को लागू करता है। अगला प्रश्न देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, तो देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। देखिए पहले जो व्यापार होता था मध्य एशिया की बात किया जाए या यूरोप की बात किया जाए, भारत का जो व्यापार होता था वह स्थल मार्गों से होता था और ये कुस्तुनतुनिया जगह के नाम से ही पार किया जाता था। यहाँ पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया था तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगा था, जिसके कारण से पहली बार भौगोलिक खोज शुरू हुआ था, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भौगोलिक खोज किया था, यानी कि समुद्रों का खोज किया था, समुद्र मार्ग के द्वारा भारत का खोज किया और उसके बाद भारत पहुंचा था, ये याद रखिएगा। तो पहला व्यक्ति जो समुद्री मार्गों का खोज किया था भारत के लिए वो वास्को डी गामा था। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, मानसीराम मेघालय में होता है। संसार की सबसे ऊँची सड़क कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, लद्दाख में है उमलिंग ला दर्रा, याद रखिएगा आप सभी, ये सबसे ऊंची सड़क है यहाँ पे। अलेक्जेंड्रिया
किस सागर के मुहाने पर बसा है? तो देखिए अलेक्जेंड्रिया जो है ये आपका लाल सागर के मुहाने पर बसा है। अच्छा, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका स्वेज नहर है ना, ये किसको जोड़ता है स्वेज नहर? तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अच्छा, पनामा नहर की बात किया जाए कि पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को, याद रखिएगा आप सभी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा नहर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 सूत्री का योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था जी, 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। तो ये एक डेट आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको याद रखना है आप सभी को। बात समझ रहे हैं? तो ये वुड्रो विल्सन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच अंतर संबंधित है डैश का, यानी किसका अंतर है दोनों के बीच में? प्रोटीन का नहीं, ये पाया जाता है दोनों में, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में, डीएनए दोनों में होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं, जो कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसी का अंतर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक स्पष्ट नाभिक यानी कि केंद्रक होता है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाओं सूक्ष्म जीव है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाओं सूक्ष्म जीव जो है आपका बैक्टीरिया है, याद रखिएगा आप सभी, बैक्टीरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं को ढूंढा था? तो आप जी को कई बार बताएं कि पदार्थ का कितना अवस्था है? 5 अवस्था है पदार्थ का। कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा द्रव या ठोस कह लीजिए, जिसका ठोस का आयतन और कह सकते हैं कि आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आयतन होता है, आकार नहीं होता है कि किस आकार का द्रव्य होगा। गैस का तो ना आयतन होता है ना ही आकार होता है। तो आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसके बाद एक प्लाज्मा होता है, जैसे कि सूर्य में प्लाज्मा पाया जाता है। उसी प्रकार से एक होता है बोस आइंस्टीन संघनन, याद रखिएगा आप सभी, ये 5वां अवस्था है। चौथा प्लाज्मा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं आप सभी? अगला है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि MERS और SARS दोनों जो है ये आपको कोरोना वायरस से संबंधित है। अगला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो जब आपसे फिजिक्स पढ़े होंगे चुंबक के बारे में तो वहाँ आपको पता चला होगा। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। अगला है कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाती है, उदाहरण है। तो आपको क्या बताया कि संसार में अगर कोई वस्तु जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला गति का नियम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। न्यूटन का ये पहला नियम है कि जब तक कोई वस्तु धरा है, जब तक उसको हम पीछे से बल ना लगाएं तब तक वो उसी अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पेड़ को क्या किए, हम अपने बल से उसको हिला दिए, तो हिला दिए तो वो फल क्या हो गया, नीचे गिर गया है, यानी कि अदर इसमें फोर्स लगा है। तो न्यूटन का पहला नियम होगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अब यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं कि कब हुआ था। तो ये याद रखना आप सभी को 3 जून को हुआ था, 3 जून 1992 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रजाति का उद्भव कहते हैं। एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति होगा तो प्रजाति का उद्भव होगा। निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो देखिए एकल संयोजी रेडिकल की बात किया जाए तो ये सभी हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और नाइट्रेट, ये सभी एकल संयोजी रेडिकल है। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिकी उत्तक माना जाता है? तो ये मृत यांत्रिकी उत्तक की बात किया जाए तो स्क्लेरेनकाइमा को माना जाता है जो पादप से संबंधित है, याद रखिएगा पादप से संबंधित ये उत्तक है आपका स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धोवन सोडा का सही सूत्र है?
तो यहाँ धोवन सोडा की बात किया गया है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है जी? सोडियम बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट ही तो होता है। और इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। याद रहेगा आप सभी को, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए, अपसारी लेंस जो कहा जाता है, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी। और अभिसारी किसको कहा जाता है? अभिसारी, उत्तल को कहा जाता है। देखिए, अवतल लेंस कब लगाया जाता है? जब किसी व्यक्ति को निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि दूर दृष्टि दोष में नहीं, गलत बात, निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि उसको निकट की वस्तु दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंस लगाते हैं, अवतल नहीं। अगला है कि मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समूह के जल से भरे स्थानों पर समुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य या अन्य आवश्यकताओं हेतु किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम सभी मेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेरिकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो सिंपल आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ऑडोमीटर से मापते हैं। जैसे कि भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, दूध के घनत्व को लेक्टोमीटर से मापते हैं, उसी प्रकार से जो गाड़ी तय करती है दूरी को, उसको ऑडोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। विद्युत को एम्पियर से मापते हैं। विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापने में प्रयुक्त मंत्र, ये मंत्र नहीं, यंत्र, याद रखिएगा आप, यंत्र कौन सा है? तो यहाँ प्रभावित धारा की माप की यहाँ पर बात किया गया है, तो किससे मापते हैं? एमीटर से। याद रखिएगा आप सभी, प्रभावित धारा यानी कि धारा कितने जा रहा है, इसको किससे मापेंगे? हम सभी एमीटर से मापेंगे। अगला है कि मूलांकर के अलावा पौधे की किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है। तो जो एक मूलांकर वाला जड़ होता है, जो मजबूत होता है, जो सबसे मेन जड़ होता है, इसके अलावा जो अलग अलग जड़ जो आप भी देखते हैं, उस जड़ को हम से किस नाम से जानते हैं? साहसी या अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, साहसी या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं आप सभी। सीने बार, सीने बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगला है एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो देखिए, एलपीजी में प्रोपेन होता है, एन ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन, ये सभी होता है आपका एलपीजी में। याद रखेंगे आप सभी, एलपीजी जो घर में यूज करते हैं हम सभी सिलेंडर में। अगला है कि जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा यकृत को प्रभावित किया जाता है। देखिएगा, जल में आर्सेनिक अगर अधिक हो जाएगा ना, तो बहुत खतरनाक होता है आर्सेनिक, और अगर अधिक होने के बाद इससे क्या होता है? मृत्यु होने की संभावना भी होता है। और बिहार में देखिएगा तो जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि जो मधुर भाषाएं हैं उसे मधुरभाषी कहते हैं। ठीक है, जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहा जाता है। जो कुट बोलता है कुटभाषी कहा जाते हैं। जो कम बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। नहीं, गलत, जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। याद रखिएगा, अल्पभाषी, अल्प मतलब होता है कम, याद रखेंगे आप सभी, तो अल्पभाषी कहा जाता है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चंकित होना या अचंकित हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार से दिया हुआ है। कई बार ये प्रश्न आपको बताए हैं, और ये बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। आपको क्या बताए थे कि इसमें क्या है? शंका होता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। इसमें पहचान नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी को? संदेह हो रहा है, संदेह अलंकार हो जाएगा। आसान है, क्योंकि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, यहाँ पर संदेह हो रहा है हमको, तो संदेह अलंकार होगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, ये तो शुद्ध है। तुम हमेशा फिजूल की बात करती हो, ये भी सही है। आज तुमने नई पोशाक पहनी है, ये भी सही है। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये वाक्य आपका अशुद्ध है।
तो यहाँ पर जो नया है ना, नया नहीं होगा, यहाँ पर नई होगा। याद रखिएगा आप सभी कि कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, खरीदी या खरीदा नहीं, खरीदी, याद रखिएगा आप सभी। तो कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, ये आपका सही होता है। अगला है कि व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए व्यंजन भेद के अंतर्गत शाब्दिक व्यंजन आता है। कौन सा आता है? शाब्दिक व्यंजन आता है। अगला प्रश्न पर गौर कीजिएगा आप सभी कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 15 अगर वर्ण हो तो उसे हम सभी मालिनी छंद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मालिनी छंद कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक आपको अर्थ बताना है जिसमें कि मुख्यार्थ है, लक्षार्थ है और व्यंग्यार्थ है। तो व्यंग्यार्थ कब होता है? जब किसी पे व्यंग कसा जाता है। तो यहाँ पर व्यंग ही कसा गया है कि कोटि मनोज लजावत हो रे, समुख कहूँ ओह ओही तुम्हारी, सुन सम हेमय मंजूली बानी, सकुची सिंह मुँह मुस्कानी। तो इस प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात कह दी कि ये मेरे पति है। जब व्यंग कसा जा रहा था तो सीता संकोच के साथ में मुस्कुरा के बोल दी कि ये मेरे क्या है? पति हैं। तो यहाँ पर आपका व्यंग्यार्थक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्रातः काल घूमना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल आपका शुद्ध है। समाज में अराजकता बढ़ गई है, ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है कि जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये गलत है। सही क्या होगा कि राजा अपने बल पर जीत गया। तो ताकत और बल जो होता है ये एक ही शब्द होता है। तो एक ही शब्द का दो बार प्रयोग नहीं हो सकते, या तो बल या तो ताकत का प्रयोग करना चाहिए। तो राजा अपनी बल पर जीत गया, ये सही होता, ताकत यहाँ पर नहीं होता। बात समझ गए आपसे? बिल्कुल। अगला है कि भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। अगला है कि जिस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जैसे कनक का नाम सुने होंगे, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। जैसे बेर का नाम सुने होंगे, तो एक बेर फल होता है जो खाने वाला, और एक बेर समय भी होता है। तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, और ये किस में देखने के लिए मिलता है? यमक अलंकार में होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अगला है कि वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, याद रखिएगा आप सभी, वन में वास तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर समास विग्रह कीजिएगा, तो वन में वास। तो जो में आप सभी शब्द देख रहे हैं ना, ये क्या आपका कारक विभक्ति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष होगा। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो रेखांकित शब्द जो है बहुत सुंदर, यही रेखांकित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध होगा। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि बहुत सुंदर जो है ये क्या है? ये आपका सर्वनाम है या विशेषण है या संज्ञा है? तो बहुत सुंदर ये विशेषण शब्द है। अगर किसी की भाव को प्रकट यानी कि सुंदरता के बारे में, गुण दोष के बारे में बताया जाए तो वह आपका विशेषण शब्द होता है। तो यहाँ पर आपका विशेषण पदबंध होगा। अगला है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य प्रधानता होती है, उससे हम सभी क्या कहते हैं? तो अगर दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं हो और किसी तीसरे पद को संबोधित कर रहा हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। बात समझे? कई बार आपको बताए हैं कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा कृतवाच्य में, कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गे प्लस अक होगा, याद रखिएगा, गे प्लस अक। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? तो देखिए विभाव के 2 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझे आप सभी? और ये 2 भेद कौन सा होता है? तो पहला हो जाएगा आलंबन, आलंबन होता है, और दूसरा आपको याद रखना है कि उद्दीपन होता है, उद्दीपन होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए आज कितना है? आज के सेशन में कुल आपको 58 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें कि आप सभी को
PYQ प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया गया था और इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वो फैक्ट बताएं आपको, और जहां कॉन्सेप्ट था जो समझाना था वो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएं ताकि आराम से प्रश्न को बना लीजिएगा। और आपसे को बार बार कहते हैं कि प्रीवियस ईयर को पकड़ के रखिए और अभी जो समय आपके पास बचा है ना, कम से कम इस समय में आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए आप सभी, और पूरा एकदम पकड़ लीजिए प्रीवियस ईयर को। देखिए रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आप सभी किसी का भी इंटरव्यू देखे होंगे तो आपको पहला सजेशन देगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए आप सभी, क्योंकि उसको लगा लीजिएगा और उससे संबंधित अगर अलग से तथ्य आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो रिजल्ट बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इतना काम मेरे साथ में आपसे जुड़ के कर सकते हैं। बाकी बात जो भी क्लास करना चाहते हैं जितना भी है वो क्लासेस हो चुका है, और बहुत सारे क्लासेस अभी कंप्लीट करवा दिए हैं और कुछ क्लासेस आपका बचा हुआ है। तो आपसे जाके एप्लीकेशन से जुड़ के क्लास भी कर सकते हैं। सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते आपसे दिल से एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी।